नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरा YouTube चैनल वायरल फार्मासिस्ट में। दोस्तों मुझे थोड़ा व्यस्तता की वजह से बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है वीडियोस बनाने पर जब भी, चूंकि मैं एक एक्टिव फार्मासिस्ट हूँ और मैं कम्युनिटी फार्मेसी डील करता हूँ, तो मेरे पास जो है रोजाना कुछ पेशेंट्स का और कुछ ऐसे लोगों का आना जाना बना रहता है जो मुझे इंस्पिरेशन देते हैं अपनी प्रॉब्लम से। तो दोस्तों आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो मैंने बहुत ही सामान्य से छोटी छोटी बेसिक जानकारियों के बेस पे बनाया है। दोस्तों जब भी हम कभी किसी डॉक्टर के पास उसको अपना इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट चेकअप या फिजिकल एग्जामिनेशन या शारीरिक जांच जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं। जैसे टेम्परेचर लेना, पल्स चेक करना, हार्ट बीट चेक करना, बीपी चेक करना, ब्लड शुगर चेक करना, है ना, ऑक्सीजन लेवल चेक करना। तो इस टाइप की ये जितने भी जो संकेत होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, इनको चेक करने का आखिर जो पर्पस है वो क्या होता है। तो डॉक्टर एक्चुअली क्या है कि इन सब चीजों को, जिनको हम आम भाषा में वाइटल साइंस बोलते हैं, वाइटल साइंस मतलब जीवन सूचक संकेत, ऐसे कुछ संकेत जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उनके लिए सामान्य होना या नॉर्मल होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इनमें से कुछ भी चीजें जो है ऊपर नीचे थोड़ा सा भी अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट करती हैं, बढ़ती हैं या घटती हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ न कुछ किसी न किसी समस्या से, बीमारी से, इलनेस से, इंजरी से, मतलब किसी न किसी तरीके की समस्या से जो है वो जूझ रही होती है। तो दोस्तों इसी तरीके के आज कुछ जो अपने जो बेसिक सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिनको हम वाइटल साइंस या जीवन सूचक संकेत कहते हैं या जीवन के संकेत कहते हैं, और आप हिंदी में इसको किसी भी आम भाषा में, आम शब्दों में जो है इसको समझ सकते हैं। तो बेसिक वो सिंबल्स जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बीमारी रहित या सामान्य रहने की स्थिति में सामान्य नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, वो नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं, है ना, वो नॉर्मल रेंजेस कब डेविएट करती हैं, किन किन एजेस में जो है वो कम ज्यादा हो जाती हैं, है ना, उनका कितनी लिमिट तक बढ़ना या घटना जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है, किस लिमिट के बाद जो है हमको हेल्थ एडवाइस लेना जो है आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये सब चीजें आज हम सीखेंगे अपनी इन आने वाली स्लाइड्स में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का नया एपिसोड, नया वीडियो, जो कि डेडिकेटेड है वाइटल साइंस के ऊपर या जीवन सूचक संकेत के ऊपर। तो दोस्तों आइए समझते हैं अपने वाइटल साइंस के बारे में। तो दोस्तों जब भी हम कभी फिजिशियंस के पास, अपने किसी फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर जिससे हम अक्सर इलाज लेते हैं अपनी नॉर्मल बेसिक प्रॉब्लम्स या जनरल प्रॉब्लम्स या के बारे में, जनरल मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जैसे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर क्लिनिक में जाते हैं, ठीक है, कई बार हम इन सब चीजों का जो टेस्ट है वो जांच जो है, जैसे बीपी है, शुगर है, वाइटल साइंस है, इनको हम घर पे भी कर सकते हैं। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए जिन बेसिक फंक्शंस का, बेसिक साइंस का, सिंबल्स का जो डॉक्टर्स चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगाते हैं, उन्हीं को हम वाइटल साइंस कहते हैं। और ये जो वाइटल साइंस है ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, कई सारे फैक्टर्स जो हैं इनको प्रभावित करते हैं, जैसे पेशेंट का एज, है ना, पेशेंट का जेंडर क्या है, एज ग्रुप क्या है, पेशेंट जो है इंडिविजुअल रेस भी कई बार जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दोस्तों जो हम कई सारी चीजें, जैसे खाने पीने का स्टाइल, खाने पीने की चीजें, कोई लिक्विड डाइट हमने लिया है, कोई लिक्विड ज्यादा इंटेक किया है, तो ये सब चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं, डाइट है, एज है और जेंडर है, ये बेसिकली जो मेन 3 चीजें हैं। और जो एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारे जो वाइटल साइंस है इनको जो है प्रभावित करती है, वो है फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दोस्तों इन पर्टिकुलर जो फैक्टर्स हैं इन पे जो है वो हमारे जो वाइटल साइंस है इनका जो है रेंज जो है वो डिपेंड करता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये वाइटल साइंस बेसिकली होते क्या क्या है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है टेम्परेचर, फिर आता है पल्स रेट, ब्रीदिंग रेट और बीपी इंस्ट्रूमेंट, ब्लड प्रेशर, सॉरी। और भी कुछ ऐसे साइंस हैं जैसे कि, है ना, ब्लड ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, इनको भी जो है वाइटल साइंस के तौर पे ही कुछ लोग जो है मान्यता देते हैं। पर अगर हम मोटा मोटा जो है वो बेसिक वाइटल साइंस के बारे में बात करें तो वो 4 ही चीजें होती हैं, जिनमें आता है टेम्परेचर, पल्स, ब्रीदिंग रेट और ब्लड प्रेशर। सो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर से। टेम्परेचर जो है सर किसी भी पेशेंट का जो है वो पेशेंट के जेंडर, करंट फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, उसने खाना क्या खाया है, लिक्विड डाइट ली है या कुछ और लिया है, इस पर डिपेंड करता है। दिन के किस समय पे वो एक टेम्परेचर मेजर किया गया है, सुबह, दोपहर, रात, शाम, इस पे भी डिपेंड करता है।
विमेंस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हैं, इससे भी जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिबेट करता है। तो सामान्य एक जो वयस्क होता है उसका जो टेम्परेचर है वो 97.8 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में वेरिएट करता है। जो हम नॉर्मली आम भाषा में 98.6 जो है वो एक फिक्स नॉर्मल फिगर को मानते हैं फ़ारेनहाइट के उसमें स्केल में। अगर हम इसी को सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में 36.5 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। फिर ये डिपेंड भी करता है टेम्परेचर की हमने किस तरीके से डिपेंड किया है, मोड मीन्स किस रास्ते से डिपेंड किया है, चेक किया है। तो ये जो टेम्परेचर है इसको चेक करने के कई सारे अलग अलग रास्ते हैं हमारे बॉडी में, जैसे ओरली है ना, मुख के द्वारा। कुछ डॉक्टर्स जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं या कुछ और कंडीशंस में उनमें रेक्टली भी यूज करते हैं या उसको जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं। एक्सिलरी मतलब होता है हमारे आंखों से, बगल के नीचे से। ईयर्स के अंदर से भी जो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनका टेम्परेचर बताता है। स्किन से भी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जैसे इंफ्रारेड थर्मोमीटर। जैसे कोविड के टाइम पे हम सब ने देखा होगा कि फोरहेड के सामने जो है एक गन तरीका थर्मामीटर जो है वो डॉक्टर्स लेके पेशेंट को टेम्परेचर मेजर करते थे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओरली जो है वो टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाता है। ओरली दोस्तों जब भी हम कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं हमने देखा होगा कि एक सामान्य सा एक डिजिटल ग्लास थर्मामीटर जिसको हम क्लासिक थर्मामीटर बोलते हैं वो होता है, और एक होता है डिजिटल थर्मामीटर। ये दोनों ही तरीकों से जो है हम ओरली जो है अपने टंग के नीचे जो है उसको प्लेस करके और उसकी रीडिंग्स को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। रेक्टली भी हम जो है वो थर्मामीटर डिजिटल या जो अपने क्लासिकल ग्लास थर्मामीटर हैं इनको हम रेक्टल के वे से जो है एंटर कराते हैं और उनको जो है लगभग 1 मिनट तक वहां पे स्टे करने देते हैं, और जब वो टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं तो डिजिटल तो बीप करते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक्स वो क्लासिक जो थर्मामीटर जो ग्लास थर्मामीटर है उनको एक निश्चित समय के बाद बाहर निकाल के और उनमें जो मर्करी जो है उसका मूवमेंट जो है वो चेक किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखने और समझने और जानने लायक होती है कि जब भी हम टेम्परेचर जो है वो रेक्टली एग्जामिन करते हैं या मेजर करते हैं, तो जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो हमेशा जो हमने ओरल टेम्परेचर मेजर किया है उससे 0.5 टू 0.7 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि बॉडी के जो अंदर है वो टेम्परेचर जो है यूजुअली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो हम ओरल मेजर करते हैं उससे। तीसरे नंबर पे आता है एक्सिलरी मतलब जैसे हम पुराने जमाने में देखते थे कि डॉक्टर जो है डिजिटल क्लासिकल जो ग्लास थर्मोमीटर है उनको हमारे बगल्स में यहाँ पे कुछ देर के लिए प्लेस करते थे। प्लेस करने के बाद जो है वो लगभग 1 मिनट के बाद जो है उसका मेजरमेंट जो है चेक करते थे, और उसमें जो मरकरी जितना मूव करता था उतना टेम्परेचर वो हम लोगों को बता देते थे। अभी इसमें जैसे हमने जाना कि जो रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं और जो ओरल मेजर करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, उसी तरीके से जब हम एक्सिलरी या कांख के नीचे या बगल के नीचे से जब हम कक्षी ब्लड टेम्परेचर मेजरमेंट जिसको बोलते हैं अगर हम करते हैं तो इसमें भी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वेरिएट करता है। इसमें क्या होता है कि रेक्टल जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा बताता है, जबकि जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है ये 0.3 टू 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कम बताता है कंपेयर टू ओरल टेम्परेचर। फिर ईयर्स के द्वारा कुछ स्पेशल थर्मामीटर्स आते हैं जिनको हम कान से अपने अंदर एंटर कराते हैं और जो हमारे कान के पर्दों तक जाते हैं और वो वहाँ से टेम्परेचर मेजर करते हैं। और ये जो टेम्परेचर होता है ये एक्चुअली जो हमारे कान जो टेम्परेचर बताते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर मेजर करके बताते हैं। और लास्ट में आता है ये स्किन के द्वारा जो टेम्परेचर है, जैसा मैंने अभी बताया कि जो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं, कुछ स्पेशल थर्मामीटर्स हैं जो गन के शेप के होते हैं, इनको हम ऐसे सामने अपने फोरहेड के सामने प्लेस करते हैं और प्लेस करने के बाद उनको मीटर्स रीडिंग कर लेते हैं। इसके बाद जब हम टेम्परेचर्स पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर्स के बाद आता है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? दोस्तों ये जो है हमारे हार्ट का जो रेट है, हार्ट का जो रिदम है, इसको जो हम मेजर करते हैं इसको हम पल्स रेट बोलते हैं। ये हमें जो है ये बताता है कि हमारा जो हार्ट है वो पर मिनट कितनी बार बीट करता है ना। जब हम भी हमारा जो हार्ट है वो जब ब्लड को आर्टरीज के थ्रू जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है पंप करके, तो हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लस रिलैक्स होता है। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होते हैं तो कुछ हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और हमारा हार्ट बीट करता है।
इन्हीं का जो काउंट है वो हमको जो है पल्स रेट की जानकारी देता है या हार्ट रेट की जानकारी देता है। और ये जो हमारा पल्स रेट है ये सिर्फ हमें हार्ट रेट के अलावा जो है वो हार्ट का रिदम के बारे में भी जानकारी देता है, पल्स के स्ट्रेंथ के बारे में भी जानकारी देता है कि जो हमारा पल्स है उसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितनी तीव्रता से हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। अगर हमारा हार्ट जो है वो बहुत तेजी से पंप कर रहा है या फास्ट कम पंप कर रहा है या उस पर प्रेशर एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है ब्लड को या बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, तो जो हमारा पल्स का जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मली ज़्यादा होता है। अब हम पल्स को मेजर कैसे करते हैं? सो दोस्तों यूजुअली हम पल्स को, जैसे हमने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है वो इस एरिया पे, यहाँ पे जो है हमारे जो मेजर जो है वो आर्टरीज होती हैं और यहाँ पे जो डबल फिंगर्स हैं ऐसे 2 फिंगर्स को ऐसे प्लेस करते हैं, बहुत तेजी से नहीं, फर्मली मतलब स्ट्रांगली जो है प्लेस करना है, प्लस उसको जेंटली पुश करना है। जब हम ऐसा प्लेस करके पुश करेंगे तो पुश करने के बाद हमको जो पल्स जो है वो ऐसा ऐसा वाइब्रेट होता हुआ फील होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम पूरा 60 सेकंड तक यानी कि 1 मिनट तक ये काउंट करें कि ये जो पल्स है यहाँ पे हमको कितना महसूस हो रही है। अगर हम 1 मिनट पूरा होल्ड नहीं कर सकते तो हम जो है 15 सेकंड के लिए उसको काउंट करते हैं, फिर इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है वो पल्स रेट जो है वो पता कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मल पल्स रेट है ये आखिर होता कितना है, अब ये जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग जो है वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। सो जो एक नॉर्मल जो हेल्दी एडल्ट होता है इसका जो पल्स रेट है यूजुअली 60 to 100 बीट्स पर मिनट के बीच में वेरिएट करता है, जिसको हम भाषा में 80 बीट्स पर मिनट कह सकते हैं या मान सकते हैं। ऐसा माना भी जाता है, किताबों में भी ऐसा ही लिखा है 80 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल जो रेंज है वो हार्ट बीट का या पल्स का जो है वो इतना ही माना जाता है। अब ये जो पल्स रेट है ये कुछ स्पेशल कंडीशंस पे बढ़ या घट भी सकता है। जैसे हमने एक्सरसाइज कर रखी है, अगर जॉगिंग करके आए हैं, जिम से आए हैं या साइकिलिंग का, मतलब किसी भी तरीके का हमने जो फिजिकल एक्टिविटी है, एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी किया है, तो उसके बाद जो है ये पल्स रेट्स यूजुअली राइज हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। बीमारी होने की वजह से, इलनेस से, इंजरी से, चोट होने से, है ना, और कई बार जो इमोशनल चेंजेस होते हैं इनके कारण भी जो हमारे बॉडी के जो पल्स रेट्स हैं वो जो बढ़ और घट जाते हैं। और फीमेल्स स्पेशली जो कि 12 साल से ऊपर होती हैं, है ना, उनका जो हार्ट का जो पल्स रेट होता है या पल्स रेट होता है वो मेल्स की तुलना में अक्सर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा देखा जाता है। और अभी फिर बात करते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, तो मेजरमेंट की इसकी बेसिकली 3 जो है वो बेसिक जगह हैं। एक हमारे ये नेक्स के पास, एक ये हमारे ये एल्बो के पास, ये यहाँ अपर साइड में, और तीसरा जो प्लेस है जहाँ से हम पल्स अपना मेजर कर सकते हैं वो ये यहाँ पे, ये मेजर आर्टरी के ऊपर 2 फिंगर्स को प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद उसका पल्स का जो बीट है, इंटेंसिटी है, उसको जो है काउंट करेंगे, ठीक है। और सबसे जो कॉमन है वो यही होता है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स यूजुअली जो है उसको ऐसे ही जो है पकड़ के जो है काउंट करते हैं। अब जब हम पल्स रेट समझ लिए, पल्स रेट जो है वो नॉर्मल 80 होता है। अब इसके बाद आता है, आइए हम समझते हैं रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट मतलब जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन दर। श्वसन मतलब जब सांस लेने में हमारे लंग्स जो है वो कितनी बार ब्रीथ करते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन रेट या रेस्पिरेटरी रेट या श्वसन दर जो है आम भाषा में बोलते हैं। तो इसमें सिंपली आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास स्टेथोस्कोप्स होते हैं, और वो स्टेथोस्कोप्स जो है वो ऐसे यूज करके कान में अपने लगाते हैं और इसको यहाँ पे रख के बीट्स को जो है वो हार्ट बीट्स को भी काउंट करते हैं, प्लस जो है वो हमारे रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू यहाँ से भी काउंट करते हैं। रेस्टिंग पोजीशन में जो है वो हमेशा जो है हमारे जो ब्रीदिंग रेट है या रेस्पिरेशन रेट है इसको जो है चेक करना चाहिए। 1 मिनट तक चेक करना चाहिए। 1 मिनट में हमारे सांसों की कितनी संख्या हमने ली है ये जो है काउंट किया जाता है इस रेस्पिरेशन रेट या ब्रीदिंग रेट के थ्रू। अभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं फिर से इसमें भी रेस्पिरेशन रेट में भी जो इसको चेंज कर देती हैं या मॉडिफाई कर देती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बीमारी। जब भी हमें कोई इलनेस होता है, कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होती है, और विशेष तौर के ऐसे लोग जो उनको किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, अस्थमा है या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन लोगों में जो ये रेस्पिरेशन का रेट है या जो रेस्पिरेटरी रेट है वो जो है यूजुअली नॉर्मल आदमी की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है।
अब आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान हमारी जो आर्टरीज हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, तो जब ब्लड फ्लो करता है तो इन आर्टरीज की वॉल्स पे जो ब्लड है फ्लो के दौरान एक प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर जनरेट करता है। तो वो जो प्रेशर, कितना प्रेशर वो जनरेट करता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसी को जो है ब्लड प्रेशर के द्वारा या बीपी मशीन्स के द्वारा हम जो है एग्जामिन करते हैं और दर्शाते हैं। हर बार जब भी हमारा दिल धड़कता है तो यह रक्त को पंप करता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर की ओर पंप किया जाता है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है यानी कि एक्सपेंडिंग पोजीशन में होता है, तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी के अदर ऑर्गन से या अदर पार्ट से, मतलब पेरीफेरी से जो है वो ब्लड हमारे हार्ट पे एंटर करता है, वापस आता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है, जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है और रक्तचाप कम हो जाता है, तो इस पूरे जो प्रोसेस है इसमें दो अलग अलग तरीके के, एक ऐसा पोजीशन आता है जिसमें कि हमारा जो हार्ट है वो मैक्सिमम शीर्ष रक्तचाप, मतलब उच्च रक्तचाप जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, वहां पर जाता है। इससे हमारे जो है ऊपर का जो ब्लड प्रेशर का लिमिट है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो पता चलता है। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है, एक्सपैंड करता है, उस दौरान जो हमको जो है हार्ट वो ब्लड प्रेशर का जो है मिनिमम लेवल जो है वो पता चलता है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये जो है पता चलता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमने डॉक्टर्स के पास देखे होंगे, आज भी यूज होते हैं, क्लासिकल जो है वो मरकरी बीपी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको हम मरकरी मैनोमीटर्स या स्फिग्नो मैनोमीटर्स के नाम से जानते हैं, आम भाषा में ऐसा होता है। आजकल जो है मॉडर्न एज में डिजिटल जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं, और डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ा सा अपने जो पुराने जो क्लासिकल जो मरकरी बीपी इंस्ट्रूमेंट्स से उनके कंपैरिजन में डेविएट करते हैं, वेरिएट करते हैं मेजरमेंट में। फिर भी जो एक लगभग जो रेंज है जो हमको जो जाननी है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमको दे ही देते हैं। तो हमें जो है इसमें कोई बहुत टेंशन की बात नहीं लेनी होती कि हमने अगर मरकरी वाले बीपी इंस्ट्रूमेंट से चेक किया है तो वही सही है, या हमने डिजिटल से चेक किया है तो वो ब्लड प्रेशर गलत है। बस इसका तरीका क्या है कि हमको जो है ये जो भी बीपी चेक करना है तो ये एक बार नहीं चेक करना है, एक से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स चेक करना है। और जब हम मल्टीपल टाइम्स ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो कम से कम एक मिनट के गैप में 3-4 बार चेक करना है। 3-4 बार चेक करेंगे और उनका एवरेज जो है वो हमको निकाल के कैलकुलेट करना है। अभी हम समझते हैं कि जो ये ब्लड प्रेशर है ये अगर बढ़ जाता है तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका जो सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है हार्ट अटैक का रिस्क है, हार्ट फेल हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है ना। और जो आर्टरीज के ब्लड फ्लो में है वो रेजिस्टेंस के कारण जो है वो और भी दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिनको हम बहुत डिटेल में यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैंने बेसिकली एक नॉर्मल जनरल अवेयरनेस के लिए बनाया है। अभी हम समझेंगे कि जो एक नॉर्मल रेंज है वो ब्लड प्रेशर का आखिर वो कितना होना चाहिए। तो अगर हम डिजिटल या मरकरी किसी से भी बीपी अपना जो है मेजर करते हैं तो जो एक नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जो ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 होना चाहिए, और नीचे का जो डायस्टोलिक है वो 80 होना चाहिए। और इस ब्लड प्रेशर को हम mmHg मिलीमीटर मरकरी मतलब जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पुराने क्लासिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें जो है मरकरी होता था, और वो मरकरी जो है वो स्टैंड में ऊपर को राइज करता था। तो इसीलिए जितना वो मरकरी राइज करता था उसी हिसाब से उसको हम मिलीमीटर मरकरी ऐसा mmHg के नाम से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएट करता है, जैसे सिस्टोलिक 120 to 129 जाता है, तो इसको अपन ब्लड प्रेशर हाई है ऐसा बोल सकते हैं आम भाषा में। और डायस्टोलिक अगर लेस देन 80 है तो भी हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। फिर आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसमें सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 130 to 139 के बीच में वेरिएट करता है, और डायस्टोलिक हमारा जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 80 to 89 mmHg के रेंज में वेरिएट करता है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है। इस स्टेज 2 हाइपरटेंशन में जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 प्लस हो जाता है, 140 से ऊपर किसी भी स्तर पे जा सकता है।
तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है और डायस्टोलिक हमारा 90 के ऊपर चला जाता है तो हमको जो है हमेशा मेडिकल एडवाइस जो है वो लेना चाहिए, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास तुरंत जो है जाना चाहिए। अभी दोस्तों क्या है, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें समझने लायक कि जब भी हम कभी किसी फिजिशियन के पास या किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं और उससे जब भी हम बीपी चेक कराते हैं तो कुछ विशेष जो बेसिक चीज़ें हैं उनका हमको जो है खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमको बीपी चेक कराना हो तो उसके लगभग 30 मिनट पहले हमने स्मोकिंग ना की हो और कॉफ़ी ना पिया हो। ठीक है, अगर हमको टॉयलेट जाना है, टॉयलेट यूरिनेशन आ रहा है, तो ये सारे काम जो है हमको बीपी या ब्लड प्रेशर चेक कराने के पहले पूरे कर लेने चाहिए। जब भी बीपी चेक कराना हो, आप जब किसी भी डॉक्टर के पास जाएं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं तो कम से कम 5 मिनट का रेस्ट लें। जब बीपी चेक कराएं, उसको बीपी चेक कराते समय अपना बैग जो है वो सपोर्ट यानी पीछे की ओर किसी सॉलिड सरफेस से टिका के रखें। सॉलिड स्टूल में, टेबल में, किसी चीज़ में बैठें। हमारे जो दोनों पाँव हैं वो फ्लैट होने चाहिए, क्रॉस नहीं होने चाहिए और नीचे ज़मीन पे टच होने चाहिए। हार्ट जो है, ये हैंड जो है हमारा, जहाँ पे हम जो है कफ बांधते हैं, वो जो कफ है वो हमारे राइट हैंड में यूजुअली बांधा जाता है और इसका जो लेवल है ये किसी स्ट्रॉन्ग या सॉलिड सरफेस पे और ये हार्ट के लेवल पे ही होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर हम बीपी चेक करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक बार नहीं चेक करना है, मल्टीपल टाइम्स चेक करने हैं। 1-1 मिनट के गैप में 2-3 बार चेक करें कम से कम। अगर ऐसा करते हैं और इस दौरान अगर हम ये पाते हैं कि हमारा जो सिस्टोलिक है वो 180 या उसके ऊपर चला गया है और हमारा जो डायस्टोलिक है 110 के ऊपर चला गया है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी का टाइम होता है और ऐसी कंडीशन में हमको तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर या हॉस्पिटल या क्लिनिक, जो भी हमारे आसपास जो मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली संस्था हो, इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे हमको जाना चाहिए। अब दोस्तों कुछ और चीज़ें, जैसे हमने ये 4 जो बेसिक चीज़ें हैं ये समझ ली। टेम्परेचर है, पल्स रेट है, ब्रीदिंग रेट है, ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा जो होता है ब्लड ऑक्सीजन का लेवल। ब्लड ऑक्सीजन, जैसे हमने कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसको नॉर्मल मेंटेन करना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो उसका जो लेवल है जब एक नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो उसको भी जो है हम एक प्रॉब्लम के तौर पर ही समझते हैं, यानी कि हमारा ब्लड ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया है। तो स्पेशली ये उन मरीजों में होता है जिनको कोई लंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारा SpO2 है, ब्लड ऑक्सीजन का लेवल है, ये 95% होना चाहिए। अगर हमारा ये 95% से नीचे आ जाता है किसी भी कंडीशन में तो हमको जो है हेल्थ एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इलाज लेना चाहिए। और लास्टली आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब भी कभी डॉक्टर को ये शंका होती है कि पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक तौर पे शुगर का इसको शिकायत हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, तो वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेजर करते हैं। तो हमारे ब्लड में जो उस समय जो ग्लूकोज का लेवल, कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो भी होता है उसको चेक करने के लिए बहुत से तरीके हैं। ब्लड ग्लूकोज मीटर से भी चेक कर सकते हैं और पैथोलॉजी लैब्स के द्वारा चेक करा सकते हैं। तो फास्टिंग कंडीशन में, फास्टिंग मतलब जो हमने 10 से 12 घंटों के बीच में पानी के सिवाय और भी किसी भी खाद्य पदार्थ का, चाहे वह सॉलिड हो चाहे वह लिक्विड हो, उसका सेवन ना किया हो, तो फास्टिंग का जो हमारा रेंज है वो 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर हमारा फास्टिंग 100 to 125 के बाद बीच में आता है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएट होकर बढ़ जाता है, 100 to 125 हो जाता है, तो डॉक्टर्स हमको हमेशा जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, जॉगिंग वगैरह, डाइटिंग वगैरह, डाइट कंट्रोल, इसकी एडवाइस करते हैं। और अगर हमारा फास्टिंग 126 या 126 के ऊपर चला जाता है तो इस कंडीशन को हम ये मान लेते हैं कि अब उस पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया है, तो उसको जो है डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और उसका जो है इलाज जो है डायबिटीज़ का शुरू कर देना चाहिए। इसी तरीके से जो ये फास्टिंग है, एक हमारा पोस्ट मील भी होता है जिसका मेजरमेंट हम यूजुअली खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में करते हैं। 90 मिनट जो है एवरेज के बीच में करते हैं और इसका जो रेंज है वो 140 to 180 mg पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा जो है अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इससे आपको कोई अवेयरनेस मिला हो, इससे कोई आपको लाभ मिल रहा हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि मैं और भी मोटिवेटेड होकर आगे जो है इसी तरीके के अवेयरनेस वाले वीडियोस बनाता रहूँ। धन्यवाद।